नमस्कार दोस्तों और आज शामिल होने के लिए धन्यवाद। इस समय में बहुत लोग अपने घर के वाईफाई को बढ़ाना चाहते हैं। यदि ज़्यादा यूज़र्स हो, ज़्यादा स्पीड्स या वर्क फ्रॉम होम के लिए उन्हें सुरक्षा की ज़रूरत है। आज हम देखेंगे कि आप यहाँ क्या कर सकते हो और आप अपने वाईफाई के लिए और आपके नेटवर्क के लिए क्या बदलाव ला सकते हो, ताकि आखिर आपका इंटरनेट परफॉर्मेंस भी बेहतर हो। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लानिंग के बारे में। कुछ भी बदलाव या कुछ भी नए प्रोडक्ट्स खरीदने से पहले आपको नेटवर्क की अच्छी तरह की योजना करना चाहिए। तो आशीष, व्हाट काइंड ऑफ प्लानिंग डू यू डू? आप किस तरह की प्लानिंग करते हो बिफोर सेटिंग अप अ वाईफाई नेटवर्क? जी अर्णव, आई फील दैट प्लानिंग सबसे ज़रूरी स्टेज है हमारे नेटवर्क डिप्लॉयमेंट प्रोसेस में। क्योंकि प्लानिंग में अगर हम लोग सक्सेसफुली प्लानिंग कर सकते हैं तो सबसे हमारा नेटवर्क डिप्लॉयमेंट भी सक्सेसफुल हो सकता है। अगर प्लानिंग में दिक्कत आ जाए तो पता चलेगा कि डिप्लॉयमेंट में भी दिक्कतें क्या आ सकते हैं। एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस है प्लानिंग का। और हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग आपके design.ui.com पे जाके, यूबिक्विटी के डिज़ाइन टूल पे जाके हम लोग हमारा फ्लोर प्लान अपलोड करते हैं। फ्लोर प्लान पे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि अ, हमारे इंटरफेरेंस कहाँ से आ सकते हैं, हमारे बाउंड्री वॉल्स किधर आ रहे हैं, हमारी दीवारें कहाँ आ रहे हैं। हम लोग डिज़ाइन करके प्लान कर सकते हैं कि हमारा एक्सेस पॉइंट का लोकेशन क्या रहेगा, किस तरीके से उसको प्लेस करने वाले हैं, और उस हिसाब से हमारे को कवरेज क्या मिलेगा। कवरेज बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ हम चाहते हैं कि पूरे घर में कवरेज बन जाए। अगर कुछ एरिया में कवरेज नहीं मिल रहा है तो अभी पता चलेगा डिज़ाइन टूल पे, और सबसे हम लोग डिज़ाइन को मॉडिफ़ाई करके उसको चेंज भी कर सकते हैं। दूसरा हम लोग सजेस्ट करते हैं कि हमारे जो भी क्लाइंट्स हैं, आप अपने आप को फ्यूचर प्रूफ करो। अभी फ्यूचर प्रूफिंग बहुत उसका मतलब क्या है कि आगे फ्यूचर में अगर स्पीड्स बढ़ जाए, या अभी जो इंडिया में स्पीड्स आई थिंक टॉप स्पीड्स आ रहे फ्रॉम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अराउंड 1 गीगाबिट पर सेकंड डाउनलोड स्पीड्स। फ्यूचर में आ सकता है कि 10 गीगाबिट हो जाए, 40 गीगाबिट्स हो जाए, या 100 गीगाबिट भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें प्लानिंग करना चाहिए अभी से कि हम लोग तैयार है उसके लिए। अगर बाद में हमें नया वायर खींचना पड़ेगा या तोड़-फोड़ करना पड़ेगा तो उसका मतलब नहीं है। अभी से अगर हम लोग वायर खींच के रखेंगे, जैसे एक फाइबर केबल जो सपोर्ट करता है स्पीड्स अप टू 100 गीगाबिट्स पर सेकंड और मोर, या कैटेगरी 6A या कैटेगरी 7 केबल खींच के रखेंगे अभी से, तो क्या होगा, हम लोग फ्यूचर में अगर स्पीड्स बढ़ जाए तो हमारा केबल उसको सपोर्ट करेगा। हार्डवेयर चेंज हो सकता है पर केबल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबसे बेहतरीन रहेगा। अ, तीसरा हम लोग पूछते हैं क्लाइंट से कि हमारे यूज़र्स और डिवाइसेस क्या रहेंगे। अभी आप ज़्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल करने वाले हैं, कि आप गेमिंग करेंगे, कि शायद आप इंटरनेट आई मीन सॉरी नेटवर्क स्ट्रीमिंग कर रहे हैं ऑडियो वीडियो का, आप नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम देख रहे हैं। तो उस हिसाब से हमें प्लानिंग करना चाहिए कि आपका डाउनलोड और अपलोड स्पीड कितना होना चाहिए, आपका इंटरनल लैन का बैंडविड्थ कितना होना चाहिए, और किधर हमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसीज़ का प्लेसमेंट करना चाहिए। आपकी दीवारों और आपके स्ट्रक्चर जो रहेंगे घर का, वो बहुत इंटरफेरेंस दे सकते हैं हमें हमें अपने एक्सेस पॉइंट के प्लेसमेंट पे। तो हमें डिसाइड करना चाहिए एक्सेस पॉइंट का प्लेसमेंट किधर आएगा उन दीवारों और ऑब्स्ट्रक्शंस की जगह पे। और ये सब प्लानिंग करने के बाद आपको ऑफ कोर्स देखना पड़ेगा कि कौन से एक्सेस पॉइंट आप सेटअप कर सकते हो। All the Unify access points are dual band, which means they support both 2.4 and 5 gigahertz frequencies. They're also all enterprise grade in terms of performance, so they are a lot more higher performance than some of the consumer legacy access points and routers out there. And you should also know that Ubiquiti access points have no licensing fees, just like any other products. There are no licensing fees for any Ubiquiti products. तो आपको कुछ भी licensing fees कभी भी नहीं भरना पड़ेगा. So quickly, I'm going to quickly summarize. मैं क्विकली समरी में हमारे एक्सेस पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ और फिर हम देखेंगे कि आशीष अपने डिप्लॉयमेंट्स में कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन से एक्सेस पॉइंट्स यूज करें। तो फॉर पहले तो फॉर इंडोर सेटिंग्स, फॉर स्टैंडर्ड इंडोर सेटिंग्स हमारा यूएपी-एसी लाइट, यूएपी-एसी एलआर और यूएपी-एसी प्रो है। The Pro is of course the most powerful one of the three, while the LR does offer some long range advantages. And as you can see, the max users, the Pro supports 120 users. Pro का max users, concurrent users, LR और Lite से दो गुना है. So of course for users where you're expecting many devices that are connected, the Pro is of course the preferred option. Then for some high density settings जहाँ पे बहुत users हो और बहुत throughput की ज़रूरत है, आप Unify Nano HD, Flex HD और HD access points भी देख सकते हो. They all have 4x4 MIMO in the 5 gigahertz frequency. So MIMO actually stands for multiple input, multiple output.
So उसका मतलब है कि these APs have 4 antennas for 4 simultaneous data streams. So they can do a much better job of supporting when many devices are connected to your network. और जहाँ पे आपको एक डिस्क्रीट कनेक्शन करना है, आपको इन्वॉल्व डिप्लॉयमेंट करना है, जैसे होटल रूम में या बेडरूम में, जहाँ पे आपको सीलिंग का माउंटिंग नहीं करना है, तो वहाँ पे आप इन्वॉल्व और इन्वॉल्व HD एक्सेस पॉइंट्स भी देख सकते हो। और कई बार आपको आउटडोर एक्सेस पॉइंट्स की भी जरूरत है, तो ऑफ कोर्स Ubiquiti has also designed some special outdoor APs like the UAP-AC Mesh and the Mesh Pro. And in addition to that, the Flex HD, which we spoke about earlier, that also can be used in both indoor and outdoor settings, क्योंकि वहाँ पे एक protective outdoor layer भी बना हुआ है, जो outdoor settings में भी, outdoor mounting, outdoor pole mounting में भी आप Flex HD भी use कर सकते हो। So आपके ऊपर डिपेंडेंट है कितने यूजर्स हैं, कितने स्पीड्स पे हैं, कि आपको क्या थ्रूपुट जरूरत है, और उसके ऊपर आप देख सकते हो कि आपके लिए अच्छा एक्सेस पॉइंट कौन सा होगा। तो अभी आप ये देख सकते हो कि ये पेज पे एपी के सारे डिटेल्स है, जैसे मैक्स यूजर्स, थ्रूपुट, रेडियो रेट, लैन पोर्ट्स। तो आशीष, हाउ डू यू डिसाइड which APs to you use on your project, and can you give our viewers here some kind of idea on how they can make those decisions? Sure enough. Firstly, हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा लोकेशन क्या रहेगा, एक्सेस पॉइंट का प्लेसमेंट क्या है, बिकॉज काफ़ी आर्किटेक्ट्स या इंटीरियर डिजाइनर्स या क्लाइंट भी खुद बोलते हैं कि हमें दिखना नहीं चाहिए एक्सेस पॉइंट। तो उस हिसाब से अगर हम लोग सीलिंग में माउंट करेंगे या कोई ट्रैप डोर के अंदर या कोई हिडन लोकेशंस या AC डक्ट या किधर डिस्क्रीटली हम लोग उसको छुपा सकते हैं, तो ज़्यादा करके हम लोग ये गोल वाला एक्सेस पॉइंट यूज़ करते हैं, आपका AC Pro या AP HD या Nano HD। उसमें ज़्यादा थ्रूपुट भी मिलता है, ज़्यादा कवरेज भी मिलता है, और हम लोग आराम से उसको सीलिंग में भी माउंट कर सकते हैं या किधर एक डिस्क्रीट लोकेशन में। अगर दीवार के अंदर छुपाना है उसको, जैसे कभी-कभी हम लोग स्पीकर दीवार के अंदर छुपाते हैं, तो उस सेटिंग के लिए हम लोग एक इन वॉल एक्सेस पॉइंट डाल सकते हैं। अगर हमारा टेबल टॉप माउंट रहेगा, तो हम लोग फ्लेक्स HD यूज़ करते हैं। उसकी वो इट्स द साइज़ ऑफ अ कोक कैन और काफ़ी डिस्क्रीट है, बट अच्छा रेंज देता है। ये जो गोल वाले आपके एक्सेस पॉइंट्स हैं, हम लोग कोशिश करते हैं उनको सीलिंग में लगाने के लिए, क्योंकि वो अच्छा कवरेज और सर्कमफरेंस देता है आपके पूरा रेंज का। ओके, और ऑफ कोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इज एपी प्लेसमेंट, कहाँ लगाए एपी। एंड बहुत ही घरों में वो भी प्रॉब्लम आती है कि सीलिंग माउंट करे या वॉल माउंट करे या टेबल पे रखे। तो अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट्स द बेस्ट वे टू प्लेस द एपी? वेयर शुड यू बी looking to place your access point in your house? One of the main factors is to give the most coverage as possible without interference. तो अगर आप सीलिंग में डालने वाले हैं, तो क्या होगा कि उसका फिर रेंज ऐसे एक सर्कमफरेंस जैसे आ जाएगा। अगर आपने वो सेम एपी आपने कोई दीवार पे लगा दिया, तो उसका जो एंटेनास है उसके, वो डायरेक्टली आगे फेस होते हैं और फिर रेंज उस हिसाब से आता है। तो आपको वो जगह पे डालना चाहिए जिधर आपको सबसे बेहतरीन रेंज मिले और आपके लिए एस्थेटिकली भी चलेगा। डिसाइड करना पड़ता है कि आपके कितने यूजर्स हैं वो जगह पे, आपका आपका बैंडविड्थ कितना चाहिए वो पर्टिकुलर एरिया में। तो उस हिसाब से आप डिसाइड भी कर सकते हैं कि कौन सा आप एक्सेस पॉइंट लगाने वाले हैं, या तो फ्लेक्स HD या तो आपका AC Pro, और कितना आपको थ्रूपुट चाहिए वो जगह में। उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं कि आपका कौन सा एक्सेस पॉइंट कौन सी जगह पे जाएगा। Okay, so can you tell us a bit more about these different deployments and how you made decisions on where to put the access points? Sure enough. If you see the screen here with the placement, the left image for this particular house, we did a 3-bedroom house here. देखे जाए तो हमने इधर exactly beach table पे रखा है एक access point. This single access point actually covers the entire house. Generally we don't like to keep it on a tabletop like this, the APs, because we feel that the antennas are facing upward and don't give us the correct throughput. But in this case, we didn't have much interference. एंड हमारा एक्सेस पॉइंट हमारे को पूरा कवरेज दे पा रहा है पूरे 3-bedroom घर में। इधर ये लोकेशन में एक्चुअली केबल भी नहीं आया था ऊपर सीलिंग में, तो हमने इधर नीचे टेबल टॉप पे रख दिया है इसको। इन द राइट पिक्चर उधर हमने एक्चुअली सीलिंग में रख दिया है एक्सेस पॉइंट इन फ्रंट ऑफ प्रोजेक्शन स्क्रीन। ये एक डुप्ले अपार्टमेंट है और इसके अंदर ये सेकंड टॉप फ्लोर पे ये सिंगल एक्सेस पॉइंट पूरा पूरा ऊपर फ्लोर का कवरेज दे रहा है। तो as you can see the placement here is in the ceiling, but इसके एंटेना जो आ रहे हैं नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो आपको पूरा ऐसा एक circumference वाला रेंज मिल जाएगा जो एक सर्कल की तरफ आपको कवरेज देगा। So it's always beneficial to keep it at a higher location. The higher the location, the more range you can get. As a rule of thumb, lower location, you'll have more range towards the lower half of your house, but you won't get the coverage at a higher range.
So it's always beneficial to keep it at a higher location if possible. Okay, understood. That's really helpful. So moving on, let's talk a bit about switches because of course, any deployment you have, if it's more than one or two devices, you're always going to require switches in your network. So there are a range of switches here. You can use kind of anywhere from 4-port to 48-port switches. So how do you decide which switches to use in your home network? It's a great question. The switch is the one of the most important factors in the network. इसमें आपका पूरा LAN का throughput मिलता है, आपके devices इससे connect होते हैं. It's almost the heart of the system. तो it's really important to decide कि पहले आपके कितने users रहेंगे और कितने devices रहेंगे जो switch में connect होने वाले हैं. अगर आपके अगर छोटा deployment है तो आपके 8 या 10 devices होने वाले हैं, तो सबसे आप एक 8 पोर्ट या 16 पोर्ट का switch चुन सकते हैं. अगर आपका कभी काफी बड़ा नेटवर्क है, आपके काफी डिवाइसेस उसमें कनेक्ट होने वाले हैं ऑन अ वायर्ड कनेक्शन, उस हिसाब से आप 24 पोर्ट या 48 पोर्ट का स्विच चुन सकते हैं. हम लोग ये भी देखते हैं कि वो स्विच के अंदर फाइबर कनेक्टिविटी है कि नहीं. अगर फाइबर का पोर्ट है तो सबसे हम लोग 2 स्विच को फाइबर कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट करते हैं, क्योंकि फ्यूचर के लिए वो अच्छा है. बाद में हमें अगर स्पीड्स बढ़ जाए तो हम लोग काफी अच्छा कनेक्टिविटी दे सकते हैं फाइबर के ऊपर. एक तीसरा चीज देखना पड़ता है कि आपको 1 गीगाबिट का नेटवर्क चाहिए या फिर 10 गीगाबिट का नेटवर्क चाहिए. तो सबसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि एक 1 गीगाबिट स्विच ले लो या एक 10 गीगाबिट का स्विच ले लो. अभी जो स्पीड है करंटली इंडिया में ऑलमोस्ट 1 गीगाबिट लैन इज प्रीटी कॉमन. फ्यूचर में हो सकता है कि 10 गीगाबिट का लोकल नेटवर्क हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, और उस हिसाब से हम लोग 10 गीगाबिट का स्विच डाल के अपने आप को फ्यूचर प्रूफ भी कर सकते हैं. तो वो एक बहुत और अगर आप एक 1 gigabit का नेटवर्क या 10 gigabit का नेटवर्क बना रहे हैं, तो प्लीज डोंट मिक्स एंड मैच. डोंट यूज 1 gigabit एंड आल्सो 10 gigabit. ट्राई एंड कीप इट द सेम नेटवर्क थ्रू आउट, बिकॉज़ उसमें स्पीड में फर्क आ सकता है फ्यूचर में. Another important factor is the PoE factor in a switch. If you want to add devices such as cameras or access points that work on PoE, that's power over Ethernet, you want to choose a switch that has enough power on that switch, like the US16 150 watt or the US8 150 watt or US24 250 watt, that gives enough power to these devices so they get power over a single Ethernet cable and you don't have to run a separate wire for power. Okay, and also we do have a new range of Gen 2 switches which are coming out. You may have already seen some of these switches, but many of these switches will be coming to India also very soon. And you can see यहाँ पे हमारा कई 4-port भी switches है, जैसे Flex और Flex Mini, which can be very cost effective also for some home networks. So moving on, ज्यादातर ISP के इंटरनेट कनेक्शन के साथ आपको एक राउटर भी मिलता है. You always generally get some ISP router with your network, and all these devices which we are using can definitely be used with the ISP router. But then there are also some benefits of going ahead with an enterprise router, जो आप enterprise router से आप manage कर सकते हैं, एक remote management कर सकते हैं, बहुत सारे settings हो सकते हैं. So कई benefit है, कई advantage है with an enterprise router. So आप कैसे decide करते हो, आप क्या सलाह देते हो ये router के बारे में? अर्नव, बेसिकली जब हम लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का राउटर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो एडवांटेजेस है, जो एडवांस फीचर्स है, वो ज़्यादा करके नहीं मिलते हैं जो हमें कभी-कभी लगते हैं. जैसे अगर मुझे पोर्ट फॉरवर्डिंग करना है या वीपीएन सेटअप करना है, तो हर एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का बेसिक राउटर में ये चीज़ नहीं मिलता है. अभी अगर मुझे बाहर से एक्सेस करना है मेरा नेटवर्क, मुझे वीपीएन के थ्रू एक सेफ तरीके से मुझे एक्सेस करना है मेरा नेटवर्क, मुझे फाइल शेयर करने हैं या मुझे कोई डिवाइसेस एक्सेस करने हैं अपने लोकल नेटवर्क में, मैं कहीं भी हूँ, तो उसके लिए हम लोग एक वीपीएन सेटअप कर सकते हैं यूनिफाइड सिक्योरिटी गेटवे के साथ में. बहुत इजी हो जाता है, सेटिंग्स बहुत इजी है, और अगर हमें एडवांस फायरवॉल पॉलिसी भी डालना है, तो फायरवॉल में क्या होता है, हमारा नेटवर्क सिक्योर भी हो जाता है. तकरीबन जो लोकल राउटर्स मिलते हैं आईएसपी से, उनमें हमेशा फायरवॉल नहीं रहता है, उनके सेटिंग्स बहुत बेसिक रहते हैं. तो अगर हमें अपने पोर्ट्स को प्रोटेक्ट करना है, इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक को सिक्योर करना है, तो एक फायरवॉल डालना जरूरी रहता है नेटवर्क में, और ये मिलता है यूनिफाइड सिक्योरिटी गेटवे में. एक बहुत कॉमन सेटिंग रहता है जो हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं नेटवर्क्स में, फेल ओवर या लोड बैलेंसिंग सिचुएशन. क्या होता है कि कभी कभी आपका मेन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट सर्विस डाउन हो जाएगा और बैकअप सर्विस से आपको अपना कनेक्टिविटी चालू रखना है, तो आप 2 इंटरनेट सर्विस प्लान्स लेते हैं. अभी ये यूएसजी में 2 वैन लिंक्स रहते हैं, वैन पोर्ट्स. तो क्या होता है कि आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर 1 को भी कनेक्ट कर सकते हैं और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर 2 को भी कनेक्ट कर सकते हैं.
तो अगर 1 डाउन हो गया तो ऑटोमेटिकली वो फेल ओवर हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर 2 पे, तो आपका नेटवर्क कभी डाउन नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा करके वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं या कुछ बहुत ज़रूरी है कि आपका आपका नेटवर्क अप टाइम फुल टाइम चालू रहे, तो दिस इज अ गुड ऑप्शन टू हैव लोड बैलेंस और फेल ओवर ऑप्शन। ग्रेट। तो अभी हम एक्सेस पॉइंट, स्विच और राउटर सिक्योरिटी गेटवे के बारे में बात की है। These are like the different parts of a human body. And now this body also requires a brain to work. एक दिमाग की जरूरत है, एक दिमाग जो सारे फंक्शंस को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे आता है हमारा यूनिफाइड कंट्रोलर। This is where the unified controller comes in. It's एक फ्री सॉफ्टवेयर कंट्रोलर है जहाँ से आप सारे डिवाइसेस, आपके नेटवर्क के सारे डिवाइसेस के और सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं अलग अलग लोकेशंस में भी। सो यू कैन कंट्रोल योर एंटायर वाईफाई नेटवर्क फ्रॉम दिस यूनिफाइड कंट्रोलर। और ये कंट्रोलर में डिवाइसेस या साइट्स या लोकेशंस में कुछ भी लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट, सो यू कैन ऐड एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस एंड इफ यू हैव मल्टीपल हाउसेस, मल्टीपल ऑफिसेस, यू कैन आल्सो हैव ऑल दीस डिफरेंट साइट्स इन योर यूनिफाइड कंट्रोलर। तो आपके डिप्लॉयमेंट्स में कंट्रोलर का क्या फायदा है? One of this is definitely my favorite part of Ubiquiti software is the controller. ये सोचिए आपका नेटवर्क का ब्रेन हो गया। Essentially आपके जितने भी डिवाइसेस है कनेक्ट है इसके ऊपर, वो आपको बता देगा कि आपका डिवाइस ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसका थ्रूपुट कितना है, आपको एनालिटिक्स देता है। It's like an artificial intelligence system which actually surveys your network and tells you how to optimize it. It also really comes in handy हमारे डिप्लॉयमेंट्स में because ये हमें ईमेल नोटिफिकेशन दे सकता है अगर हमारे क्लाइंट साइट्स पे कुछ भी डिवाइस ऑफलाइन चला गया, तो हम लोग क्लाइंट को तकलीफ देने के पहले हम लोग रिमोटली एक्सेस करके वो डिवाइस को रीबूट कर सकते हैं या तो साइट पे भी पहुंच के उसको ठीक कर सकते हैं अगर डाउन हो गया किसी वजह के लिए। So it's really handy, keeps you informed about your network. All your devices come into one single location. You can study them, survey them, and optimize them to give the best possible results for your network. Okay, so then can you tell us a bit more about the different settings in this controller that you use to really make it a very strong internet connection and make sure you get the most that you can out of the controller? Absolutely. कंट्रोलर के अंदर मैं काफ़ी साइट्स पे गया हूँ जिधर जब वाईफाई का एसएसआईडी सेट किया गया है, जैसे वाईफाई का नाम, तो कुछ जगह पे उन्होंने किया है रेजिडेंस 1, रेजिडेंस 2, रेजिडेंस 3, ऐसे अगर 3 वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स रिपीटर्स रखे हैं तो 3 अलग नाम दिया उनको। अभी इसका फ़ायदा नहीं है बिकॉज़ क्या होता है कि आपका डिवाइस जब रेजिडेंस 1 से लेके रेजिडेंस 2 फर्स्ट एक्सेस पॉइंट से लेके सेकंड एक्सेस पॉइंट पे जाएगा, तो वो ड्रॉप हो जाता है उसका कनेक्शन। या तो अगर ट्रांसफर भी होता है तो टाइम लगता है उसमें, या तो आपको अपना वाईफाई बंद करके वापस चालू करके फिर आप नए एक्सेस पे जा सकते हैं। इट्स नॉट अ इफेक्टिव सॉल्यूशन। वो कंट्रोलर के अंदर मैं एक ग्लोबल डिप्लॉयमेंट कर सकता हूँ। एक्चुअली हमारे जितने भी एक्सेस पॉइंट्स है या नेटवर्क स्विचेस है या मैं सब ग्लोबल सेटिंग्स उसमें डाल के मैं वही नाम हर एक एक्सेस पॉइंट को दे सकता हूँ। आई हैव अ सिंगल रोमिंग नेटवर्क। सो लेट्स से इन माय हाउस आई सेट अप माय नेटवर्क एज Hingorani residence. I have Hingorani residence set up across the entire home. So when I go from one area of the house to the other area of the house, my device automatically directly switches over to the best range access point at that particular area. आप ट्रांसफर पावर भी सेट कर सकते हैं। ट्रांसफर पावर का क्या मतलब है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है या वाईफाई रेंज है, वो आप कौन से लेवल पे सेट करना चाहते हैं, लो, मीडियम, हाई, कितना रेंज देना चाहता है कोई सिलेक्ट लोकेशन के लिए। अगर आपका एक्सेस पॉइंट एक छोटे रूम में है तो आपको सिर्फ वो रूम को वाईफाई सिग्नल देना है, तो आप ट्रांसफर पावर लो पे रख सकते हैं। अगर एक पूरे एरिया को कवर कर रहे हैं आप एक सिंगल एक्सेस पॉइंट से, तो ट्रांसफर पावर आप हाई भी रख सकते हैं। And you can adjust transfer power so that one access point doesn't interfere with the other access point. You can also set frequencies. Now, notice that we have in Wi-Fi, we have 2.4 and 5 gigahertz frequency. I'll briefly touch on what the differences are between these two frequencies. 2.4 gigahertz, उसमें आपको ज़्यादा कवरेज मिलेगा। उसकी वेव्स जो है वो काफ़ी लंबे हैं और वो काफ़ी एरिया को कवर करेगा ये फ्रीक्वेंसी में। पर 2.4 में एक डिसएडवांटेज भी है कि आपको काफ़ी इंटरफेरेंस मिलने वाला है। अगर दूसरे एक्सेस पॉइंट्स है या कोई माइक्रोवेव है या ब्लूटूथ है या ऑटोमेशन कंट्रोलर है, वो सब चीज़ें वही फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं। तो क्या होता है कि आपको इंटरफेरेंस होने का चांसेस है और उस हिसाब से आपका रेंज कम हो जाएगा, आपका स्पीड भी कम हो जाएंगे। तो लॉट ऑफ डिप्लॉयमेंट्स यूज 5 गीगाहर्ट्ज नाउ। 5 गीगाहर्ट्ज में इतना इंटरफेरेंस नहीं है, पर आपका जो कवरेज एरिया है वो कम हो जाता है क्योंकि उसकी वेव्स छोटे हैं, बट स्पीड्स आपको काफ़ी तेज मिलेंगे। So you can decide between which frequency is right for your particular location from the controller and deploy it to each access point using the controller. One of the features I really like in the Unified Controller is the RF surveying channel. इसमें क्या हो सकता है कि आप अपने एरिया का जिधर आपका एक्सेस पॉइंट आप लगा रहे हैं उसका आप एक RF सर्वे कर सकते हैं।
सर्वरिंग मतलब वो डिसाइड करे, वो देखेगा कि आई मीन नजदीक में आपका कितना इंटरफेरेंस आ रहा है। कोई अगर दूसरे एक्सेस पॉइंट आपके एक्सेस पॉइंट के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, तो कौन से चैनल पे आपको अपना एक्सेस पॉइंट सेट करना चाहिए ताकि उसको बेस्ट परफॉर्मेंस मिल सकता है वो चैनल पे। Bandwidth limits are really also an important feature in the unified controller. Bandwidth limits में क्या होता है कि अगर आप वीडियो कॉलिंग ज़्यादा कर रहे हैं कोई डिवाइस पे, और दूसरे डिवाइस पे शायद आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं या ज़रूरी काम नहीं कर रहे डिवाइस पे, तो आप वो डिवाइस का बैंडविड्थ लिमिट कम रख सकते हैं। और जिस डिवाइस पे आपका ज़रूरी काम है या ज़रूरी बैंडविड्थ की ज़रूरत है, उसका बैंडविड्थ लिमिट आप रेज करके उसको ज़्यादा रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे बी your Apple TV should only get a 100 Mbps connection because it's only streaming Netflix and other shows maybe. But you're on a Zoom call or a video call and you want to have fast connectivity for your laptop और आपकी Zoom server के लिए या आपका जो आपका deployment है वीडियो कॉलिंग के लिए, तो उसको आप सेट कर सकते हैं कि उसको 500 Mbps या ज़्यादा मिले थ्रूपुट, ताकि उसको ज़्यादा इफेक्टिव efficient यूज हो जाए। Security settings. If you have to set the security for your network, which most people want to do and keep the network protected, you can easily set it globally across the entire network using Unified Controller. आप WPA2 या WPA, TKIP या AES settings रख सकते हैं, आपका पासवर्ड रख सकते हैं, एंड ऑल्सो आप एक गेस्ट नेटवर्क भी सेटअप कर सकते हैं। गेस्ट नेटवर्क पे क्या फायदा है कि अगर कोई घर पे आ जाए और उनको आपका इंटरनेट यूज करना है, तो वो गेस्ट नेटवर्क से वो इंटरनेट यूज कर सकते हैं, और बाकी आपके जो लोकल डिवाइसेस हैं या फाइल्स हैं या ऑटोमेशन सर्विस है, वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। वो उसको रिस्ट्रिक्ट करता है कि सिर्फ उनको इंटरनेट एक्सेस मिलेगा बाहर के नेटवर्क का, और अंदर का नेटवर्क सेफ रहता है। Yeah, thank you. I think that's a very good point. The guest network is actually something that a lot of people sometimes overlook, but it's actually a very essential part. And especially as you have more and more devices, you have your own devices, you have your IoT devices, you have your laptops, phones, computers, and you have a lot of data, especially now that people are working from home. You want to make sure that your network is secure. And if you have guests coming in and asking for the Wi-Fi password, maybe you don't want to give them your own Wi-Fi password. So of course, you can set up your own guest portal for your house, and you can also use the unified guest network to set up a separate guest network for them, control bandwidth limits, control the entire user group out there. So yeah, and yes, of course, all this also does support a number of advanced firewall settings and radius authentication, and a number of other security settings there. So we always do recommend kind of you go in with a wired network. It's always better to wire your network. यदि आपका Cat6 या Ethernet cable है, for the best performance, it's always good to wire your network. But sometimes मुमकिन नहीं है. Sometimes it's not possible. बहुत आसान नहीं है कि आप हर जगह wire कर सकते हो. Especially if your house is an older house which you're not getting newly renovated, it's not always easy to put wires across. So so what do we do in these cases then? हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं हमारे क्लाइंट्स को कि आप वायर खींच लो अगर पॉसिबल है। अगर वायर पहले से ही डाल सकते हैं रेनोवेशन के टाइम पे या नया घर बनने के टाइम पे, या अगर अभी भी खींच सकते हैं, तो वो हमेशा सबसे ज़्यादा स्टेबल है, बेस्ट ऑप्शन है। पर अगर वो पॉसिबल नहीं है, तो यूबिक्विटी में एक अच्छा ऑप्शन है कि आप वायरलेसली एक एक्सेस पॉइंट से दूसरे एक्सेस पॉइंट तक आप अपना एक अपलिंक बना सकते हैं, एक वायरलेस मैश बेसिकली। सो उसमें क्या होता है कि आप पहले एक्सेस पॉइंट को एक वायर कनेक्शन देंगे, और सेकंड एक्सेस पॉइंट वायरलेसली उसी का सिग्नल पिकअप करके आपका जो नेटवर्क है उसको कंटिन्यू करेगा। आप दूसरे तीसरे चौथे तक भी दे सकते हैं एक वायरलेस मैश अपलिंक। तो उसमें क्या होता है कि आप वायरलेसली कनेक्टिविटी दे रहे हैं, ज़्यादा सैक्रिफाइस नहीं हो रहा है आपके नेटवर्क पे। एक अच्छा तरीका है अगर आप वायर खींच नहीं सकते ये सिचुएशन में। Yeah, of course. So yeah, each Unify AP can of course can actually use a wireless uplink to up to 4 other APs. So one of your APs can support 4 additional APs wirelessly. So you can have a wireless uplink to 4 other access points. But of course, we recommend to wire the AP as much as possible. But in situations where you can't wire it, each and every single Unify AP does support a wireless uplink as well. So most recently, we did actually come out with this product, a new product called the Unified Dream Machine. Now, what is this Unified Dream Machine? It's actually an all-in-one networking equipment. So there are 4 other devices: the Unify Access Point, a 4x4 MIMO access point, a 4-port gigabit switch, a security gateway router, as well as your controller. ये सभी 4 devices एक ही device में combine करके हमने एक Unified Dream Machine launch की है. So this actually makes it very, very easy for you to set up Wi-Fi very quickly in your homes, in your businesses, in your enterprise settings. So that's definitely something, a very interesting device to look at if you're looking to quickly set up Unify in your networking and in your home and in your office. And more recently,
हमने एक यूनिफाइड ड्रीम मशीन प्रो भी लॉन्च की है. This Dream Machine Pro is actually it's a more advanced device, which which is an all-in-one, but also includes an 8-port switch. So it has an 8-port gigabit switch, and at the same time also does have a 10 Gbps SFP plus WAN option. And on top of that, we haven't spoken about this yet, but Unify also has a camera option. हमारा एक Unify Protect करके एक range है, और उनका controller, उनका storage भी is in the Unify Dream Machine Pro. So this for some larger settings where you require maybe more switches, more devices, and you want kind of higher performance, the Dream Machine Pro is also, of course, an option for you to look at. So now moving on, एक नंबर 1 कंप्लेंट जो हमें मिलता है, आप सभी जानते होंगे कि एक नंबर 1 कंप्लेंट वाईफाई के साथ है स्लो नेटवर्किंग एंड स्लो स्पीड्स. So the number 1 complaint we see when people are using Wi-Fi at home is slow speeds, and everyone must have faced this kind of issue at some point. And actually, there are some very simple and easy fixes and small things you can do and you can be checking for to see what is causing these speeds. So, कई आसान तरीका है कि आप देख सकते हो क्या बदलाव कर सकते हो आप to improve your Wi-Fi speeds. So, what are some of these reasons that people should be checking for? हम लोग जब साइट पे, हमें काफ़ी कॉल्स आए पेंडेमिक के टाइम पे, या जनरली कॉल्स आते हैं जिसमें कंप्लेन आते हैं कि हमारा स्पीड बराबर नहीं है वाईफाई का. मैंने 500 MB का प्लान लिया है, या गीगाबाइट का प्लान लिया है, या 100 MB का प्लान लिया है, पर मुझे स्पीड नहीं मिल रहा है अपने एक्सेस पॉइंट पे. तो उसके करीबन 2-3 रीजंस हो सकते हैं जो पहले आपको चेक करना चाहिए. वन इज ऑलवेज फॉलो अप योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. कभी क्या होता है कि आपका बैंडविड्थ लिमिट रहता है महीने का, तो अगर आपने वो लिमिट क्रॉस किया है तो वो अपने आप आपका स्पीड लोअर कर देंगे. अगर आपका 100 Mbps का प्लान है, वो शायद वो स्पीड आपकी स्पीड को 1 या 2 Mbps भी कर सकते हैं अगर आपने अपना बैंडविड्थ लिमिट क्रॉस किया मैंने कहा. सेकेंडली, आपका जैसे हमने टच किया पहले, अगर आपके SSIDs, आपने 2-3 SSID रखे हैं और किधर शायद आपका स्विच नहीं हो रहा है एक SSID से दूसरे SSID तक, तो उसमें भी इश्यू आ सकते हैं. हम लोग सजेस्ट करेंगे कि एक सिंगल SSID रख दीजिए पूरे घर में. Also, another major complicated matter in the network is using old routers and Ethernet cables. This really causes a complication because अगर आपका ज़्यादा करके नेटवर्क 1 gigabit का है या फास्ट स्पीड डिलीवर कर सकता है, और आपका पुराना एक राउटर है या एक 10x100 का नेटवर्क स्विच है, तो उसमें क्या होगा, आपका काफ़ी बफरिंग हो जाएगा, बॉटलनेक्स हो जाएंगे और आपके स्पीड को कम कर देगा. तो कुछ घरों में हम लोग गए हैं जिधर उनका 500 MB का प्लान है, और उन्होंने हमें बताया कि ये एक जगह पे मुझे कम स्पीड मिल रहे हैं, बाकी घर में हमारे को फास्ट स्पीड मिल रहे हैं. तो देखते अगर हम लोग सर्वे करते हैं तो वो जगह पे एक 10x100 का पुराना एक्सेस पॉइंट रखा है, उसकी वजह से वो 100 MBPS के ऊपर दे नहीं पाएगा वो एक्सेस पॉइंट. तो आपको अपना जितने भी डिवाइसेस हैं वो नेटवर्क में वो सेम ही स्पीड तक रखना चाहिए आपको. एंड ट्राई टू यूज फास्ट कैटेगरी केबल्स, द लेटेस्ट केबल्स इफ पॉसिबल. अगर आप Cat5 यूज करेंगे तो वो सिर्फ 100 MBPS तक सपोर्ट करेगा. अगर आप गीगाबिट का केबल यूज करेंगे तो उसमें आपको गीगाबिट की स्पीड भी मिल सकते हैं. So it's really important that you keep your category cables to the latest if possible. Also check your firmware. अगर आपका firmware पुराना है तो उसकी वजह से भी आपके speeds affect हो सकते हैं. Channel width, this is another important point to talk about because the lower the channel width, the lesser channel width, the broader the range of the coverage. So for example, 2.4 gigahertz frequency, we try and keep it at 20 megahertz because we want to have a larger coverage range. When we go to a channel width of 40 or 80 megahertz, you get faster speeds, but आपका range कम हो जाएगा जो width है channel का. So basically, we want to ensure that we have the right channel width set to the right frequency. That also affects the final speed that we get and the interference that's caused with other access points. Transmit power, हमने इसके बारे में पहले भी बात किया है. आप अपना transmit power set कीजिए ताकि कोई इंटरफेरेंस नहीं हो जाए दूसरे एक्सेस पॉइंट के साथ. अगर आप इंटरफियर कर रहे हैं या आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज आपके 5 गीगाहर्ट्ज का इंटरफियर कर रहा है, उसमें भी इश्यूज आते हैं और आपका वाईफाई का स्पीड कम हो सकता है. Try not to channel overlap. A lot of deployments we've seen where we've gone to the house, access point को ऑटो पे रखा है. ऑटो में क्या होता है, ये आपका एक्सेस पॉइंट अपडेट करता रहेगा अपने चैनल को, ताकि उसको लगे जिधर भी उसको कम इंटरफेरेंस मिल रहा है वो उस चैनल पे अपने आप को डाल देगा. बट अगर आप पहले से ही प्लानिंग करेंगे कि एक RF सर्वे कर देंगे और आप देख सकते हैं कि ये लोकेशन में मेरा कम इंटरफेरेंस ये चैनल पे आएगा, तो आप उस हिसाब से अपने ट्रांसफर पावर और चैनल्स और पहले से ही सेट कर देते हैं एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पे, एक फिक्स चैनल पे, और इंटरफेरेंस होने का बहुत कम चांसेस है. एंड लास्टली योर क्लाइंट डिवाइसेस. अभी काफ़ी घर में हम लोग गए हैं जिन्हें क्लाइंट ने बताया हमारे को कि
मैंने 1 गीगाबिट का प्लान लिया है, तो मेरे डिवाइसेस को 1 गीगाबिट का स्पीड नहीं मिल रहा है। क्यों? तो हो सकता है कि आपका डिवाइस ही सपोर्ट नहीं करेगा इतना स्पीड। जैसे अगर बहुत कम डिवाइसेस निकले अभी मार्केट में जो 1 गीगाबिट का स्पीड सपोर्ट कर सकते हैं, उनका वाईफाई कार्ड ही इतना स्पीड सपोर्ट नहीं करता है। जैसे अगर आपने मैकबुक प्रो या मैकबुक लिया है या पीसी लिया है या आईफोन लिया है, एंड्रॉइड फ़ोन लिया है, शायद उनमें अभी तक वो स्पीड निकली नहीं है जो 1 गीगाबिट का सपोर्ट कर सकते हैं। तो शायद आपको सिर्फ 500 या 600 एमबीपीएस का स्पीड मिलेगा। तो ऑलवेज चेक योर डिवाइस आल्सो टू सी इफ इट कैन सपोर्ट अप टू 1 gigabit speeds. Yeah, I think that's actually a very, very important point, especially now because ISPs are increasing their speeds, but many of us are still using some of the older devices and older phones. So before kind of calling up your ISP or before kind of saying, oh, the speeds are slow, it's also good to sometimes check with many other devices. Check your laptop, check your computer, check your phone, and see if the speeds are different because sometimes the client device itself is where the bottleneck lies for your speeds. Absolutely. So yeah, and also we do have a Unify help page. As you can see, there's a small link at the bottom. If you go to our help.ui.com page, there is a whole article about talking about slow Wi-Fi speed. So before you even decide to buy something new or before you decide to replace anything, it's always good to just check that article maybe and see all these different things and check for some of these quick things, like for example, old Ethernet wires, and see if that itself is causing the issues and it may not be the devices in your network itself. Also, one more thing is we will be doing a lot more sessions like this. So hopefully this is helpful. So do subscribe on our YouTube channel. तो अभी आपका एक subscribe button आप देख सकते हो शायद आपके वीडियो पे. So you can just click on the subscribe button there because then you will be notified whenever we launch some more videos and talk about more technical things or new product launches. We'll be working a lot more to put out some more videos for you guys. So if you can subscribe, यदि आप subscribe कर सकते हो तो आपको notifications भी मिल सकता है कि नए videos कब आ सकते हैं. So before wrapping up, I'm just going to quickly talk about Unify Protect. हमारा Unify Protect का एक camera range है, IP camera का range है, and of course there are a number of models here which can be used in your homes and in your building security. So आशीष, आप Unify Protect use करते हो आपके deployments में? जी जरूर यूज करते हैं। आपके जो कैमरास है आपके जो उनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। दैट्स रियली व्हाई आई लाइक यूजिंग देम। बहुत अच्छी तरह से बने हुए हैं, बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, स्पीड्स अच्छे मिलते हैं उनको, एंड जो फ्रेम रेट है उनका बहुत अच्छा है और पिक्चर भी बहुत क्वालिटी वाला मिलता है हमें। तो हम लोग यूनिफाई प्रोटेक्ट यूज़ करने की कोशिश करते हैं हर एक डिप्लॉयमेंट में। आपके कुछ कैमरास हैं जो बहुत छोटे भी है। एक यूनिफाई G3 माइक्रो, इफ यू लुक एट दैट कैमरा, दैट्स अ रियली स्मॉल कैमरा साइज ऑफ अ गोल्फ बॉल। We love using that in all our deployments because it works on Wi-Fi और aesthetically भी बहुत दिखने में बहुत अच्छा है because it doesn't look like a big dome camera, bulky device on the ceiling or on the wall. You can discreetly place it anywhere. It's the size of a golf ball. You get great coverage and get great picture quality from it. Also, the Flex camera and the 4K cameras on Unify range, they're also amazing. You get really good 4K quality imaging from these cameras. It's like you can see the person up close, see everything about them, if there's any breach of security happening, if you want to monitor anything, it's a really good solution. आपका जो Unify Protect का controller भी है वो बहुत अच्छा है। एक Gen 2 Plus है आपका cloud की, जिसमें आप सब कुछ कंबाइन कर सकते हैं। आपका Unify Protect कंट्रोलर एंड Unify कंट्रोलर, उसके अंदर एक बिल्ट इन हार्ड ड्राइव है और आप 1 TB का बिल्ट इन हार्ड ड्राइव, और उसको आप एक्सपैंड भी कर सकते हैं टू 5 TB। तो आपकी जितने भी रिकॉर्डिंग्स रहते हैं आप इसके ऊपर देख सकते हैं, या आपके ऐप के थ्रू या लोकली, and you can schedule your recordings, schedule recording based on motion detection, and you can also give user access. तो अगर आपकी करीबन काफ़ी यूजर्स है आपके डिप्लॉयमेंट में, तो आप अलग अलग यूजर्स को अलग अलग एक्सेस भी दे सकते हैं, उनसे कैमरास को देख सकते हैं। Okay, yeah, and of course the CloudKey Gen 2 Plus we do have the Unify software as well as the Unify Protect software, and it's 4 times more powerful than the original CloudKey. So definitely a great option when you are looking at more devices and you're looking at kind of a better performance for your entire network. So the beauty of the Unify solution is really that you get high performance enterprise grade networking at a fraction of the cost of most of the other enterprise vendors. You have no licensing fees and you can take advantage of the free unified controller software. So यदि आप दूसरे एंटरप्राइज वेंडर से आप कंपेयर कर सकते हो तो यूबिक्विटी में आप बहुत से कॉस्ट में और परफॉर्मेंस में बहुत से फायदा आप देख सकते हो। कोई भी लाइसेंसिंग फीस नहीं है। हमारा यूनिफाइड कंट्रोलर सॉफ्टवेयर कंप्लीटली फ्री सॉफ्टवेयर कंट्रोलर है एंड यू कैन यूज दैट फॉर फ्री टू मैनेज योर एंटायर यूनिफाइड नेटवर्क। तो हमें उम्मीद है कि यह डिस्कशन आपके लिए उपयोगी थी। यू कैन ऑलवेज स्टे इन टच थ्रू ऑल दीज डिफरेंट चैनल्स। ऑफ कोर्स यू कैन सब्सक्राइब ऑन आवर यूट्यूब चैनल राइट नाउ, एंड देन वी ऑल्सो
do have a Facebook and Twitter. If you have any queries, you can even email us at india@ui.com. And we do have our Ubiquity India communities on WhatsApp and Telegram as well. तो आप आसानी से आपकी Telegram ऐप खोल के आप Ubiquity India सर्च करके you can even join our Ubiquity India Telegram group. और आपकी कुछ भी requirements हो, कुछ भी यदि Unify में हो या Air Max हमारा outdoor point-to-point solutions में, you can also always reach out to our distributors and resellers, and you can even visit our store at store-ui.in to look at all the different devices out there. So thank you very much, everyone, for joining. Thank you, Ashish, for taking out your time. And this will bring us to the end of the session. But at the same time,